हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और आज के लेक्चर को भी एंजॉय करेंगे। हम लोग अब चलेंगे एविडेंस एक्ट के सीरीज पे। जी हाँ, आपका इस सीरीज में एविडेंस एक्ट का चैप्टर 7 भी कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 7 का संबंध है बर्डन ऑफ प्रूफ के कॉन्सेप्ट से। हम लोग इस एपिसोड में इस लेक्चर के अकॉर्डिंग समझेंगे कि बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है, ओनर्स ऑफ प्रूफ क्या होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ और ओनर्स ऑफ प्रूफ में क्या अंतर है, और इन सभी बातों से जुड़ा हुआ जो रिलेवेंट केस लॉ है वो क्या है। तो लेक्चर को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप किसी भी राज्य के जुडिशियल एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप लॉ बिगिनर हैं, आपने लॉ की पढ़ाई शुरू करी है, तो आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस लेक्चर को पूरा अंत तक देखिए, बने रहिए लेक्चर के साथ, क्योंकि मैं आपको सरल भाषा में कॉन्सेप्ट को क्लियर करके दूंगा। आज के लेक्चर को शुरू करें उसके पहले अगर आप अभी तक मेरे चैनल पे नए हो तो इंतजार मत करो, जल्दी से जाओ, नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, आप उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि डेली लेक्चर आपको मिले। अगर आपको कोई भी समस्या है लॉ से जुड़ा हुआ तो आप मुझे बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सेक्शन 101 में बर्डन ऑफ प्रूफ को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। तो कहता है क्या, देखिए, कहता है whoever desires any court to give judgment, मतलब कि अगर कोई, बड़े ध्यान से देखिए और लेक्चर को देखते वक्त सुनते वक्त अपने पास बेयरक या टेक्स्ट बुक जरूर रख लीजिए और साथ में नोटबुक जरूर रख लीजिए ताकि आपका कंसेप्ट एक बार में क्लियर हो, बात एक बार में माइंड में सेट हो, सबकॉन्शियस माइंड में, और आप कभी भूलो ही नहीं, आपको याद करने का जरूरत भी नहीं पड़े। बड़े ध्यान से लेक्चर को बस 10 मिनट देखो। क्या कहता है कि अगर कोई चाहता है कि कोर्ट जजमेंट सुनाए, जजमेंट प्रनाउंस करे, और उस जजमेंट का संबंध होना चाहिए किससे, तो किसी राइट या लायबिलिटी से, किसी अधिकार या जिम्मेवारी से, और वो राइट लायबिलिटी डिपेंड करता है, दैट मीन्स राइट और लायबिलिटी का अस्तित्व डिपेंड करता है किसी फैक्ट के अस्तित्व पे। मतलब जब तक वो फैक्ट अस्तित्व में नहीं होगा तब तक राइट और लायबिलिटी का बात उठता ही नहीं है। तो जजमेंट कोर्ट सुनाए इस अधिकार या इस जिम्मेवारी पे, तो भैया उस फैक्ट के अस्तित्व को प्रूव करने का जो भार है उसको ही कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। और दूसरा पैराग्राफ जो है वो क्या कहता है कि जो भी व्यक्ति जो भी व्यक्ति इस तथ्य के अस्तित्व को प्रूव करने के लिए जिम्मेदार होगा, बाउंड होगा, उस व्यक्ति पे ही बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। ये तो हो गया सेक्शन 101 के अकॉर्डिंग। अब इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं बात क्या है, मैटर। पहले हम लोग बात उठाते हैं क्रिमिनल केस के अकॉर्डिंग। क्रिमिनल केस के अकॉर्डिंग जब चलते हैं तो अगर हम यह कह रहे हैं कि आपने अपराध किया है और कोर्ट आपको सजा सुनाए, आपने मर्डर किया है, फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ को समझाया जा रहा है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है ये समझो पहले, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं कि कोर्ट आपको मर्डर के संबंध में सजा करे, आपको सजा दे, इसके संबंध में जजमेंट सुनाए और आपको मर्डर का लायबल माने, और ये जो मर्डर का लायबिलिटी है ये किस फैक्ट पे निर्भर करता है, इस फैक्ट पे न कि आपने किसी व्यक्ति का खून किया है, किसी व्यक्ति का डेथ काउज किया है, तो भैया इस डेथ काउज को प्रूव कौन करेगा, तो वो करेगा जो चाहता है कि कोर्ट इस संबंध में जजमेंट सुना के आपको सजा दिलवाए। तो ये कौन चाहता है, ये मैं चाहता हूं, मेरा ये डिजायर है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, कौन बाउंड है उस फैक्ट को प्रूव करने के लिए, मैं बाउंड हूं। तो यही है बर्डन ऑफ प्रूफ। यहां सिर्फ बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है ये समझ में आया, ठीक है। यहां सिर्फ सेक्शन 101 बताता है बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है और बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है, ठीक है, कि कौन व्यक्ति बाउंड है कि उस फैक्ट के अस्तित्व को लेके उस संबंध में सबूत देके प्रूव करे फैक्ट के अस्तित्व को। इसको थोड़ा सिविल मैटर को लेके भी समझते हैं। सिविल मैटर के रिस्पेक्ट में अगर हम ये कहते हैं कि हमारे और आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उस कॉन्ट्रैक्ट को आपने ब्रीच किया, आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया जिससे मुझे डैमेज हुई है, उस डैमेज का मुझे मुआवजा चाहिए। तो यहां पे उस मुआवजे को लेके मैं अधिकृत हूं, मेरा राइट बन जाता है, ठीक है। तो यहां पे कोर्ट जो इस संबंध में जजमेंट देगी
इससे मेरे अधिकार के बारे में बात होगा, मुझे मुआवजा मिलेगा। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है, उससे मुझे डैमेज हुआ है। इस तथ्य के अस्तित्व को साबित करने का भार मेरे पे होगा। बर्डन ऑफ प्रूफ इसको ही कहते हैं। यह हो गया सरल एग्जांपल के अकॉर्डिंग बर्डन ऑफ प्रूफ का कॉन्सेप्ट। इसको थोड़ा और तोड़ते हैं, आते हैं दूसरे नंबर पॉइंट पे। तो दूसरा नंबर पॉइंट कहता है, उसके पहले दोस्तों की अगर आपको बात समझ में आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपके लाइक से कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है। आइए पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि ये पॉइंट बहुत जरूरी है समझना। देखिए ये पॉइंट अगर आप समझ लेते हो तो आपका कॉन्सेप्ट बर्डन ऑफ प्रूफ का कंप्लीट हो जाएगा। तो कहता है इनिशियल बर्डन किसपे होता है? जो एफर्मेशन करता है, जो एफर्मेटिव साइड लेता है, जो इश्यूज को एफर्म करेगा, इनिशियल बर्डन उस पे ही होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि अगर मैं यह कहूं कि आप पागल हो, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं यह कहूं कि आप पागल हो, आप इंसान हो, तो यहां पे इंसैनिटी जो एक फैक्ट है उसको प्रूव करने का भार किस पे है? कौन ये कह रहा है, कौन अफर्म कर रहा है कि आप इंसान हो? मैं कर रहा हूं। तो इनिशियल बर्डन हमेशा मेरे पे होगा। थोड़ा इसको और तोड़िए, इसको और तोड़ते हैं अगर, तो मान लीजिए कि अगर मैं आपसे 10,000 रुपया का क्लेम करता हूं कि आपने मुझसे 10,000 रुपया लिया और मुझे नहीं दिया, मुझे मेरा 10,000 रुपया वापस चाहिए जो आपने नहीं दिया है। तो भैया ये जो एफर्मेटिव ऑफ द इश्यूज है, मतलब कि आपने 10,000 रुपया लिया था, ये इशू है, और इसको एफर्म कौन कर रहा है कि आपने लिया था? मैं कर रहा हूं। तो इनिशियल बर्डन किस पे होता है? हमेशा मेरे पे होता है, लेकिन प्रोसिक्यूशन पे होता है या प्लेंटिफ पे होता है ना? और इसको कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। इसको भी थोड़ा कोरिलेट कीजिए तो समझ में आएगा बर्डन ऑफ प्रूफ और अच्छे से, क्योंकि आप ये साबित नहीं करोगे कि आपने मुझसे 10,000 रुपए लिया था, मैं साबित करूंगा कि आपने लिया था और आपने नहीं दिया। आप साबित नहीं करोगे, क्योंकि प्रिजम्पशन यही है कि आपने नहीं लिया था। प्रिजम्पशन यही है कि आपने नहीं लिया था। मैं ये कह रहा हूं कि आपने लिया था 10,000 रुपया, आप नहीं दिया है, तो मैं इस इश्यूज को एफर्म कर रहा हूं, तो बर्डन मेरे पे है। और इनिशियल बर्डन हमेशा प्रोसिक्यूशन, क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूशन पे और सिविल केस में प्लेंटिफ पे ही होता है, और इसको ही कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ, है ना? तो ये हो गया आपको होल एंड सोल कॉन्सेप्ट बर्डन ऑफ प्रूफ का। इसको थोड़ा और एलोबोरेट करके और इसको विस्तृत रूप करके समझने की कोशिश करते हैं पॉइंट नंबर 3 के अकॉर्डिंग। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि किस मैनर में फैक्ट को प्रूव किया जाता है, क्रिमिनल केस में या सिविल केस में। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे क्रिमिनल केस का, तो क्रिमिनल केस में फैक्ट को प्रूव करना है तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का मतलब होता है कि कोई शक का गुंजाइश ही नहीं है फैक्ट के अस्तित्व को लेके। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं बोलता हूं कि कोई व्यक्ति है जिसने चोरी किया है, उसको चोरी का सजा होना चाहिए, तो चोरी जो एक अपराध है और वो अपराध जिस भी तथ्य को लेके गठित हुआ है, उस हर एक तथ्य को साबित करना होगा। कोई भी तथ्य छूटा तो इससे यह साबित हो जाएगा कि एक्यूज्ड ने अपराध नहीं किया है ना? तो यह होता है क्रिमिनल केस में फैक्ट को प्रूव करने का कॉन्सेप्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, कि हर एक तथ्य को क्लियरली एब्सोल्युटली प्रूव करना है। कोई शक का गुंजाइश जज के माइंड में नहीं होना चाहिए कि एक्यूज ने वो कार्य अपराध नहीं किया है, और इसी सिद्धांत पे फैक्ट को क्रिमिनल केस में प्रूव किया जाता है। वहीं दूसरी ओर जब हम लोग बात करेंगे सिविल केसेस में, तो सिविल केसेस में तथ्य को प्रूव किया जाता है प्रीपॉन्डर। ध्यान से सुनिए लेक्चर को, ध्यान से। ये जो मैं टर्म यूज कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिविल केसेस में जो फैक्ट को प्रूव किया था जिस मोड एंड मैनर के अकॉर्डिंग, जिस सिद्धांत पे, वो है प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब हुआ? मतलब कि अगर हम जज के माइंड में एक संदेह भी क्रिएट कर दें फैक्ट के अस्तित्व को लेके, तो जज ये मानने में बाध्य हो जाता है कि वाकई में वो फैक्ट एग्जिस्ट करता है। यही है प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत, और ये एप्लीकेबल है सिविल केसेस में ही। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि बी के पोजीशन में जो प्रॉपर्टी है, बी के पोजीशन में जो प्रॉपर्टी है वो मेरी है,
और इस संबंध में मैं एफिडेविट देता हूं, पहला एक सबूत। दूसरा कि अगर मैं यह साबित कर देता हूं कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में उस जमीन का जो मालिक है वो नाम मेरा है, तो यह पर्याप्त है जज के माइंड में रूम क्रिएट कर देने का कि हो सकता है कि वो जमीन के मालिक हम ही होंगे, और इस आधार पे ही फैक्ट को प्रूव किया जाता है और इस आधार पे ही जजमेंट भी कोर्ट पास कर देती है। कोई जरूरी नहीं है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट सिविल केसेस में फैक्ट को, तथ्य को प्रूव किया जाए। तो ये हो गया तीसरा कंसेप्ट बर्डन ऑफ प्रूफ को लेकर कि किस सिद्धांत पे, किस फैक्ट को किस केस में कैसे प्रूव करना है। मैं फिर से कहता हूं दोस्तों कि अगर आपको लेक्चर समझ में आता है, बात दिमाग में बैठ जाती है, तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपने मुझे अगर इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो अभी तक तो आप इंस्टा पे मुझे फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर आपको कोई भी पर्सनल क्वेरी है कि भैया हमको कैसे पढ़ना है, सीआरपीसी को कैसे याद कर ले पूरा सेक्शन, कैसे जुडिशियल एग्जाम का तैयारी खुद से भी किया जा सकता है, तो इन सभी पहलुओं पे अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए और मुझसे पूछिए। मैं आपके हर एक सवाल का जवाब देने के लिए हर वक्त अवेलेबल हूं। और अगर आपने मुझे फेसबुक पेज पे फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पेज का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप उस लिंक पे क्लिक करके मुझे फेसबुक पेज पे फॉलो करो। और अगर आप स्पेसिफिकली किसी भी राज्य से हो और स्पेसिफिकली जुडिशियल एग्जाम के संबंध में प्रिपरेशन करना चाहते हो और उसको लेकर किसी ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, तो जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन फेसबुक पे ग्रुप है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, आप उस लिंक पे क्लिक करके आप उस ग्रुप से जुड़ो, बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। आइए पॉइंट पे। अब आते हैं सेक्शन 102 पे। सेक्शन 102 क्या कहता है? ऑन हुम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज, किस व्यक्ति पे बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। सिविल केस में प्लेंटिफ पे कब होगा और डिफेंडेंट पे कब होता है, क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूशन पे कब होता है, एक्यूज पे कब होता है, तो किस पे बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। ठीक है, इस बात को लेके जानकारी आपको मिलेगा किस सेक्शन से, सेक्शन 102 से। बर्डन ऑफ प्रूफ का क्या डेफिनेशन है, इस बात की जानकारी को मिलेगी सेक्शन 101 से। तो 102 क्या कहता है, देखिए कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ किसी भी सूट में या किसी भी प्रोसीडिंग्स में, प्रोसीडिंग शब्द का इस्तेमाल इसलिए हुआ है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये दोनों पे एप्लीकेबल है, सिविल एज वेल एज क्रिमिनल दोनों केस में अप्लाई होता है इसलिए। तो क्या कहता है, किसी भी सूट प्रोसीडिंग में या प्रोसीडिंग में बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज होता है उस व्यक्ति पे होता है जो व्यक्ति, जो पार्टी, दोनों पक्ष से अगर सबूत नहीं दिया गया तो जो पार्टी फेल हो जाएगा, जो केस हारेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पार्टी पे होता है। अब इसका क्या अर्थ हुआ, इसका यह अर्थ हुआ कि बर्डन ऑफ प्रूफ देखिए हमेशा किसके पक्ष में होता है, मैंने आपको यहां भी बताया था, हमेशा उसके पक्ष में होता है जो इश्यूज को अफर्म करता है, जो कहता है कि इशू एग्जिस्ट करता है, जो इश्यूज के अफर्मेशन की ओर जाता है, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर ही होता है। इसी बात को सेक्शन 102 थोड़ा सा विकसित रूप देके कह रहा है। जैसे अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि एक्यूज ने क्राइम किया है और उसको सजा होना चाहिए, तो भैया एक्यूज ने अपराध किया है, इसको लेके सबूत कौन देगा कि एक्यूज ने मान लेते मर्डर किया है, तो उसको लेके सबूत कौन देगा, प्रोसिक्यूशन देगा। क्योंकि प्रिजम्पशन यही होता है कि जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाएगा तब तक एक्यूज निर्दोष है, इनोसेंट है। तो अगर मान लीजिए प्रोसिक्यूशन सबूत नहीं दिया कि एक्यूज ने ऑफेंस किया है, एक्यूज ने अपराध किया है, मर्डर किया है, तो यहां पे प्रोसिक्यूशन भी सबूत नहीं दे और एक्यूज तो सबूत मान लीजिए नहीं देगा, तो कौन हारेगा केस, प्रोसिक्यूशन हारेगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, प्रोसिक्यूशन पे होगा। तो आप इस तरीके से भी यह पता कर सकते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ एग्जैक्टली किस पे होता है, क्योंकि एक्यूज को यह साबित नहीं करना होता है कि एक्यूज ने अपराध किया है, क्योंकि उसके फेवर में प्रिजम्पशन है कि वो इनोसेंट है। साबित किसको करना है कि एक्यूज ने अपराध किया है, एक्यूज ने मर्डर किया है, प्रोसिक्यूशन को। और प्रोसिक्यूशन और एक्यूज दोनों पक्ष का सबूत नहीं देगा तो केस कौन हारेगा, प्रोसिक्यूशन ही हारेगा। तो प्रोसिक्यूशन पे बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, यही है सेक्शन 102 का कॉन्सेप्ट।
अब देखिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं और समझते हैं आगे के प्रोविजंस को, जो बहुत रिलेवेंट पॉइंट पे आता है। जैसे कि एक होता है ओनर्स ऑफ प्रूफ और बर्डन ऑफ प्रूफ। ये भी समझो कि ओनर्स ऑफ प्रूफ क्या होता है और बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है। तो ओनर्स ऑफ प्रूफ और बर्डन ऑफ प्रूफ को समझने के लिए थोड़ा सा एग्जांपल फिर हमको लेना होगा, क्योंकि एग्जांपल के थ्रू ही आपको बात समझ में आएगी। देखिए पहला पॉइंट, जो पहले पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को भी समझ लीजिए। पहले ओनर्स ऑफ प्रूफ शिफ्ट होता है, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में शिफ्ट होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ कभी भी शिफ्ट नहीं होता है। अब इसको अब एग्जांपल पे आइए। देखिए अगर प्रोसिक्यूशन कह रहा है कि एक्यूज्ड ने ऑफेंस किया है और प्रोसिक्यूशन इस रिस्पेक्ट में सबूत भी दे देता है जिससे यह साबित हो रहा है कि वाकई में एक्यूज्ड ने अपराध किया है, ऑफेंस किया है, तो यह हो गया बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पे। और अब ओनर्स ऑफ प्रूफ क्या होता है? ओनर्स ऑफ प्रूफ देखिए क्या होता है कि अब एक्यूज्ड अपना डिफेंस लेगा, एक्यूज्ड अपने पक्ष में बात रखेगा ना, सबूत देगा ना कि प्रोसिक्यूशन जो सबूत देख के फैक्ट को प्रूव कर रहा है वो बेबुनियाद है, वो इनएडमिसिबल, वो एडमिसिबल नहीं है, वो रिलेवेंट नहीं है। तो ये जो बर्डन है एक्यूज्ड पे डिसप्रूव करने का या क्रॉस एग्जामिन करने का फैक्ट को जो प्रोसिक्यूशन के द्वारा दिया गया है सबूत, उस सबूत को, उस फैक्ट को क्रॉस एग्जामिन करने का जो बर्डन होता है एक्यूज्ड पे, या अपने ऊपर लगे हुए आरोप के रिस्पेक्ट में जो भी सबूत दिया गया है, सरल करके बताते हैं तो अगर कि अपने ऊपर लगे आरोप के रिस्पेक्ट में जो सबूत दिया गया है उस सबूत को अनवर्दी करार देने के रिस्पेक्ट में जो भार है वो एक्यूज्ड पे है, और इसको ही कहते हैं ओनर्स। और ये हमेशा शिफ्ट होता है। अगर मान लीजिए एक्यूज्ड सबूत दे दिया जिससे ये साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं एक्यूज्ड उसमें इन्वॉल्व नहीं है, वो व्यक्ति एक्यूज्ड नहीं है, जो प्रोसिक्यूशन सबूत दे के साबित किया है कि एक्यूज्ड ने ही अपराध किया है, और यहां पे अगर एक्यूज्ड सबूत दे दे और ये साबित कर दे कि नहीं वो व्यक्ति एक्यूज्ड नहीं है, तो फिर यहां पे क्या हो जाएगा? ओनर्स शिफ्ट हो जाएगा फिर एक्यूज से प्रोसिक्यूशन पे, कि प्रोसिक्यूशन इस बात को प्रूव करे कि नहीं वाकई में वो व्यक्ति एक्यूज्ड ही है। तो ये समझ में आ गया ओनर्स का कंसेप्ट। तो ओनर्स हमेशा शिफ्ट करते रहता है, लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ कभी भी शिफ्ट नहीं करता है, ये ध्यान देना है। और ये जो बात था, एक तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस हुआ। दूसरा कि बर्डन ऑफ प्रूफ का इस्तेमाल कभी भी एविडेंस को इवेल्युएट करने के लिए नहीं किया जाता है, लेकिन ओनर्स ऑफ प्रूफ का जब भी इस्तेमाल होता है तो एविडेंस को इवेल्युएट करने के रिस्पेक्ट में ही होता है। एविडेंस का क्या वैल्यू है इस बात के लिए ओनर्स का इस्तेमाल होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ का इस्तेमाल नहीं होता है। और इसी पॉइंट पे, इसी पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस पे जो दो रिलेवेंट केसेस है, वो एक सुप्रीम कोर्ट का, एक गुजरात हाई कोर्ट का, वो आप नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सुप्रीम कोर्ट का जो केस है इस पॉइंट पे कि बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट नहीं होता है, ओनर्स ऑफ प्रूफ शिफ्ट होता है, वो है अब्दुल मोहम्मद वर्सेस स्टेट। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्दुल मोहम्मद वर्सेस स्टेट। और गुजरात हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अफर्म करते हुए यह भी माना कि बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट नहीं होता है, ओनर्स ऑफ प्रूफ शिफ्ट होता है। कैसे होता है ये मैंने आपको इलस्ट्रेट किया अभी। और साथ ही साथ गुजरात हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो मैंने आपको बताया कि ओनर्स का इस्तेमाल एविडेंस को इवेल्युएट करने के लिए होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ का इस्तेमाल कभी भी एविडेंस को इवेल्युएट करने के लिए नहीं होता है। इसी बात को माफ कीजिए गुजरात हाईकोर्ट ने कहा था, जिस केस में वो है रणछोड़ भाई सोमा भाई वर्सेस बाबू भाई का केस। रणछोड़ भाई सोमा भाई वर्सेस बाबू भाई का केस। अब थोड़ा और कुछ बेसिक जान लो बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में अगर आगे चले हैं तो। बर्डन ऑफ प्रूफ को अगर देखिएगा तो दो प्रकार का होता है, एक होता है लीगल बर्डन, एक होता है एविडेंशियल बर्डन। देखिए लीगल बर्डन को कहते हैं, जब भी बर्डन ऑफ प्रूफ का जब भी बात आएगा तो ये दो टर्म याद रखिएगा, लीगल बर्डन और एक एविडेंशियल बर्डन। लीगल बर्डन क्या होता है? देखिए लीगल बर्डन का संबंध जब भी होगा वो होता है सेक्शन 101 से, कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसको कहते हैं। तो लीगल बर्डन का संबंध हमेशा 101 सेक्शन से होता है, मतलब ये कभी भी शिफ्ट नहीं करता है। और एविडेंशियल बर्डन का जो संबंध है वो होता है सेक्शन 102 से। और 102 जो एविडेंशियल बर्डन है वो शिफ्ट होता है। दैट मींस एविडेंशियल बर्डन क्या है? ओनर्स ऑफ प्रूफ है।
और यहां जो लीगल बर्डन है वो क्या है, वो बर्डन ऑफ प्रूफ का बात कर रहा है। तो ये तो हो गया होल एंड सोल कॉन्सेप्ट पूरा बर्डन ऑफ प्रूफ को लेके। तो जब भी बर्डन ऑफ प्रूफ को पढ़ना जाता है तो हमेशा दो सेक्शन को हमेशा पढ़ा जाता है, वो है सेक्शन 101 और 102, क्योंकि दोनों को एक साथ पढ़ना होता है। तो दोस्तों अब आ चुका है लेक्चर को कंक्लूड करने का टाइम। हम लोगों ने इस लेक्चर में देखिए क्या क्या समझे। सबसे पहले कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसे कहते हैं, सेक्शन 101। उसके बाद हम लोगों ने इलेबोरेट करते हुए रेस्ट्रिक्शंस को भी देखा। बर्डन ऑफ प्रूफ ओनर्स ऑफ प्रूफ में क्या अंतर है ये भी मैंने आपको बताया। केस लॉ बताया। जितना भी रिलेवेंट पॉइंट है कि बर्डन दो प्रकार के होते हैं, लीगल बर्डन, एविडेंशियल बर्डन, ये क्या है, इनका संबंध किस किस प्रावधान से, ये सभी बातों की जानकारी इस लेक्चर से आपको मिली। मैं फिर कहता हूं दोस्तों लेक्चर के अंत में, अगर आपको लेक्चर समझ में आया है, आपको लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपके लाइक से, आपके शेयर से, आपके कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों आज लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।